वेलकम बैक नेहा सिंह राठौर जी टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? एकदम स्वस्थ हूँ, दुरुस्त हूँ। आप कैसी हैं? ऐसी रहे हमेशा, हम चाहते हैं। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते, हमने 14 में जिनको चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। मुझे तो हमेशा से पता था कि ये कोई राम भक्त नहीं है, ये फर्जी राम भक्त है। मुझे ऐसा लगता है कि राम जी अगर आज होते तो वो अपना घर बनाने के लिए अपनी प्रजा का घर नहीं तोड़ते। ये मुझे लगता है। ये राम जी जो हैं, उनकी संकल्पना में जो चीजें हैं, ये बीजेपी वाले जो करते हैं वो बहुत अलग है। राम जी अपना घर बनाने के लिए अपनी प्रजा को दुखी नहीं कर सकते हैं। राम जी के लिए प्रजा सबसे ऊपर है। मनोज तिवारी जी की बातचीत हम कर रहे थे। काफी हमलावर आप रही हैं और चुनाव के जो हमने रिजल्ट देखे उसमें कन्हैया कुमार की हार हुई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या हुआ, क्या आप सोचती हैं? जनता सबसे ऊपर है। कन्हैया जी हारे, कन्हैया जी को और मेहनत करना चाहिए। मैं यही कहूँगी। मनोज तिवारी जी जीते हैं तो उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम है, आपको आपके ऊपर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप तीसरी बार जो है वो सांसद जो है चुने गए हैं। मैंने आपने देखा होगा मेरे बारे में एक बार कि मेरा चश्मा जो है एक पॉर्न स्टार है मियाँ खलीफा, उसकी तरह मिलता है, और मेरा और उसका लगा दिया है, एक साइड मेरा फोटो, एक साइड उसका फोटो लगा दिया है कि ये लड़की वही है। तो अगर आप बेरोजगारी के गीत गाते हैं, महंगाई के गीत गाते हैं, या अपनी बात कहते हैं, या अपना विरोध दर्ज कराते हैं, लोकतंत्र में हम आपकी आलोचना कर सकते हैं ना भाई। क्या आप पूरी तरीके से गायब कर देना चाहते हैं हमें? तो फिर तो आप तानाशाह हो जाएंगे ना। जैसे रवि किशन जी कहते हैं, एक उनका गाना है बड़ा फूहड़, तहर लहंगा उठा दे रिमोट से। तो मैंने उनसे सवाल भी पूछा, तो कहीं पे वो मीडिया में कहीं इंटरव्यू दे रहे थे कि अरे मैं सिंगापुर से आया और मैं ऐसे बस वो डायरेक्टर ने बोला और हमने मेरे साथ ये नहीं है कि डायरेक्टर ने बोला कि कुछ भी कर दो और हम कर रहे हैं। उस चीज़ की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, है ना। 4 पैसा कम नहीं कमाएंगे हम, लेकिन समाज में मेरे गीत के माध्यम से क्या मैसेज जा रहा है, इस चीज़ को हमें तय करना होगा और हमें सोचना होगा। जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं उनको शुक्रिया भी कहना चाहती हूँ। आलोचकों का मैं विशेष आभार इसलिए व्यक्त करना चाहती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो शायद ये लड़की ढीठ नहीं हुई रहती। वेलकम बैक नेहा सिंह राठौर जी टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? एकदम स्वस्थ हूँ, दुरुस्त हूँ। आप कैसी हैं? ऐसी रहे हमेशा, हम चाहते हैं। होली के समय आपसे मुलाकात हुई थी, कुछ महीने ही बीते हैं, तब इलेक्शन का पीक पर माहौल चल रहा था, इलेक्शन हुए नहीं थे। पोस्ट इलेक्शंस आपसे बातचीत करने के लिए बेताब थी मैं। अपना नाम बता दूं, आपका नाम, आपके बारे में तो सभी जानते हैं। मैं मानसी हूँ आपके साथ ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हमारे साथ में मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर यहाँ पर मौजूद है। सो आपसे जो सवाल सबसे पहला मैं करूंगी वो यही, 4 जून तक का सफ़र कैसा रहा आपका? 4 जून तक का सफ़र बहुत अच्छा रहा और हम सभी मुझे लगता है एक्साइटेड थे कि चुनाव के परिणाम क्या आने वाले हैं। और बतौर लोक गायिका जो मेरा फ़र्ज़ है गीत लिखना और गाना, सरकारों से सवाल पूछना, तो पूरा वो इलेक्शन भर जारी रहा। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे सरकारें जो होती हैं जनता का ठीक ठाक दबाव महसूस करती हैं, तो ये वक्त था अपनी शिकायतें दर्ज करने का, चाहे वो हम ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, गीत के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से, किसी पोस्ट के माध्यम से करें। मैंने किया, मैंने अपना काम किया और मैंने अपना काम किया। अच्छा रहा, सफ़र अच्छा रहा। बिल्कुल। सबको इंतज़ार होता है क्योंकि आप इतना मुखर हैं, आप कई मुद्दों पर बात करती हैं। हमें भी इंतज़ार था कि नेहा सिंह राठौर की कोई लोकगीत आए चुनाव के रिजल्ट पर। क्या कुछ लिखा आपने? नहीं, चुनाव के रिजल्ट पे तो अभी कुछ दिन तक चलने दीजिए माहौल, फिर मैं लिखूंगी। लेकिन चुनाव के टाइम पे एक गीत जो बड़ा लोगों ने पसंद किया, चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते, फिलहाल मेरे पिटारे में वो है कि इलेक्शन के बाद भी मैं कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ और उसको भी मैं जल्दी ही सुनाऊंगी। चाय हाथ में लेके चाय वाले को गा रही हूँ, अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार,
चंदा चोर हो गए देखते देखते, हमने 14 में जिनको चुना चौकीदार। चंदा चोर हो गए देखते देखते, क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते, क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते चाय वाले को। एक फकीर को चोरी करने की जरूरत क्या है, जिसका घर बार ना ठिकाना है। एक तपस्वी को झूठ बोलने की जरूरत क्या है, अरे जिसे झोला उठाकर चले जाना है। हो बीफ कंपनियों से इसने चंदा लिया, मंदिर में माथा टेकते टेकते चाय वाले को। बात करना चाहेंगे अब इलेक्शन रिजल्ट्स जो अलग अलग स्टेट्स में जो हुआ उनके बारे में, और सबसे पहले बात करेंगे आपके ससुराल यूपी की। अयोध्या में जो कुछ हुआ, बीजेपी हारी, राम मंदिर, हालांकि बीजेपी ने कहा हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था। राम मंदिर पूरे साल छाया रहा, मंदिर बन भी गया, लेकिन कहा कि राम मंदिर मुद्दा नहीं था, राम का पोस्टर लेकर नहीं, ऐसा बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं रहा है। और आखिर में रिजल्ट जब आए, जब हमने देखा अयोध्या वासियों ने जो फैसला दिया, यूपी के ही लोगों को ट्रोल करने लगे। तो अब आप इन ट्रोलर्स को क्या कहना चाहेंगी? मुझे तो हमेशा से पता था कि ये कोई राम भक्त नहीं है, ये फर्जी राम भक्त है। अयोध्या में ये हार गए तो अयोध्या के लोगों को ही गाली देना शुरू कर दिया, राम भक्तों को गाली देना शुरू कर दिया। मेरे लिए राम जितने प्रिय हैं, राम के भक्त भी उतने ही प्रिय हैं, राम की नगरी भी उतनी ही प्रिय है। वो अलग बात है कि मुझे, अगर आप मेरी बात करें तो मैं फर्जी ढोंग नहीं करती बहुत भक्त होने का। पता है, मेरा राम जानता है और इसे पता है, आपको नहीं जानने की जरूरत है। कम से कम कैमरे पे तो मुझे ये सब नहीं करने की ढोंग जरूरत है कि कैमरे पे बैठ के राम राम जप रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, भगवा कपड़ा पहन लिया है कि भाई अब हमको समझो। नहीं, मैं इस कपड़े में भी राम का भजन कर सकती हूँ। इस तरीके से अगर भगवा कपड़ा ना हो या वो जो भी कंठी माला टाइप की चीजें जो ना खरीद पाए, तो वो राम का भक्त ही नहीं हो सकता, या वो उसको राम भक्ति करने का कोई अधिकार ही नहीं है ना। अयोध्या की रही बात, तो मुझे लगता है कि अब वहाँ की जनता ने जो तय किया है वही सर्वोपरि है। आपके हिसाब से क्या कुछ हो गया वहाँ अयोध्या में ऐसा, आपको क्या लगता है? देखिए, आप कितना भी कह लीजिए कि मैंने मंदिर बनाया, हमने ये किया, ठीक है, मंदिर सबको प्रिय है, अयोध्या के लोगों को भी, ऑब्वियसली हमें भी आस्था है, आपको भी आस्था है। पर मुझे ऐसा लगता है कि राम जी अगर आज होते तो वो अपना घर बनाने के लिए अपनी प्रजा का घर नहीं तोड़ते। ये मुझे लगता है। ये राम जी जो हैं, उनकी संकल्पना में जो चीजें हैं, ये बीजेपी वाले जो करते हैं वो बहुत अलग है। राम जी अपना घर बनाने के लिए अपनी प्रजा को दुखी नहीं कर सकते हैं। राम जी के लिए प्रजा सबसे ऊपर है ना। तो राम जी ने न्याय किया है, अपनी प्रजा, उनके जो लोग हैं उन्होंने भी बड़ा न्याय किया है ना। इस बीजेपी को राम, मतलब मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपना एजेंडा जो है वो सेट किए हुए है, उसी के नाम पे वोट पाता। अभी जैसे आपने बताया कि बीजेपी के लोग बता रहे थे कि नहीं भाई, चुनावी मुद्दा हमारा ये नहीं रहा, धर्म ही इनका चुनावी मुद्दा रहा है हमेशा से। राम और राम मंदिर के नाम पे ये वोट मांगते फिर रहे थे, पर गजब अयोध्या वालों ने खुश किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे, सच बात ये है कि वहाँ के लोगों का घर टूटा, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा ही नहीं। कोई यूट्यूबर जा करके इंटरव्यू ले रहा है, कोई इस तरीके से लोग जा करके बातचीत कर रहे हैं, वो बाद में चीजें आई कि ये भी हुआ था, उससे पहले तो गायब था। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मुद्दे की चीज गायब ही रही है हमेशा, तो वो तो बाद में पता चला कि ये भी हुआ था, इनका भी घर टूटा था, उनका भी घर टूटा था। तो मुझे लगता है कि राम जी कभी नहीं चाहते कि उनकी प्रजा का घर टूटे और उनका महल बन जाए। वो राम जी ऐसे नहीं है मेरे। आपने ट्रोलर्स की बात की, क्योंकि दुनिया में भाई जहां आप कोई भी काम करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके काम को पसंद करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपके खिलाफ रहेंगे, जिन्हें हम ट्रोलर्स का नाम देते ही हैं। नेहा जी, आप बहुत मुखर हैं,
आपके लोकगीत, आप अपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत से पोस्ट करती हैं। ट्रोलर्स जो आपके लिए जिस तरह के कमेंट्स करते हैं, आपके लिए खराब बातें कहते हैं, आज उनको एबीपी लाइव पॉडकास्ट के जरिए क्या मैसेज होगा आपका? आप उन ट्रोलर्स को क्या कहेंगी? मैं कभी कभी जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं उनको शुक्रिया भी कहना चाहती हूँ। आलोचकों का मैं विशेष आभार इसलिए व्यक्त करना चाहती हूँ कि अगर वो नहीं होते तो शायद ये लड़की ढीठ नहीं हुई रहती। ढीठ बाय नेचर। हाँ, ये आपने अपने लिए पर्सनलाइज बनवाई है। मैं गई थी ऐसे जनपथ में मिलता है 400-500 का ये टी शर्ट, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो कुछ ऐसे स्लोगन और इस तरीके से चीजें होती हैं। तो आलोचकों ने मुझे बहुत ढीठ और बहुत कॉन्फिडेंट बना दिया। मतलब हाँ, मैं कॉन्फिडेंट लड़की हूँ, थी भी, पर जब आप इस तरीके से गाली गलौज करते हो ना तो आपको पता नहीं होता है कि आप किसी के अंदर का विद्रोह जगा रहे होते हो। वो आपकी गालियों को, आपके ट्रोल को, आपके नकारात्मक टिप्पणियों को चुनौती की तरह कब लेने लग गया, क्योंकि पहली बार जब मुझे ट्रोल किया गया था मानसी जी फेसबुक पे, बहुत गंदी गंदी गाली, तो मैं लिटरली कमरे में बैठ के रो रही थी। आपको यकीन नहीं होगा कि ये लड़की रोती ही होगी, ये तो इतना ऐसे बोल देती है। हाँ, आपको लगता होगा ना, लेकिन मैं रो रही थी। फिर बाद में मुझे लगा कि नेहा, रोने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं लाइव आकर के रो रही थी कि नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं, मैंने तो बेरोजगारी का ही गीत गाया है। लेकिन मैंने देखा मेरे आंसुओं की भी मजाक बनाए जा रहे हैं। आप रो रहे हो, उसको भी कहीं से एडिट करके, कट करके, पेस्ट करके कहीं और ही चला दिया कि भाई ये तो देखो, ये तो रोनी टाइप की लड़के। तब मुझे पता चला कि आप वहीं रो जहाँ पे आपके आंसुओं की कीमत हो। आपका एक एक आंसू बहुत जो है महत्व रखता है, और किसके सामने रो रहे हैं ये भी बड़ा महत्व रखता है। मैं वहीं किसी के सामने नहीं रो सकती ना, मुझे पता होना चाहिए कि आपकी नज़र में मेरे आंसू की कीमत है। तो सोशल मीडिया के जो ट्रोल्स हैं या बीजेपी का जो एक ट्रोल आर्मी है, उसके अंदर कोई भावना नहीं है ना, तो उसके सामने रोने का कोई मतलब नहीं है। उनके सामने आंख में आंख डालकर सवाल करिए और उनकी चीज़ों को चुनौती की तरह लीजिए। तो मैं आलोचकों का विशेष आभार करना चाहती हूँ। दूसरी चीज़, ये मुझे बड़ा रेलेवेंट बनाए रखते हैं। मैं जैसे ही कुछ ऐसा होता है कि 2-4 दिन तक मैं कोई ट्वीट नहीं लिख रही हूँ, कुछ पोस्ट नहीं लिख रही, ये कुछ ना कुछ निकाल करके मुझे ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। फिर पता चलता है कि वो ट्रेंडिंग में कहीं मेरा नाम तैर रहा होता है। आपको पता है आजकल ये लोग मुझे किस चीज़ को लेकर के ट्रोल कर रहे हैं? कभी किसी शादी में मैं गई थी, नागिन डांस कर रही थी, तो उन्होंने कहा ये तो देखो नागिन है। मैंने कहा भाई, लॉजिक ना सिर पीट लेगा बीजेपी का जो आईटी सेल है उसके सामने। आदमी खुश है, नागिन डांस है ना, सभी करते हैं शादियों में। ऐसा क्या, नागिन डांस करने से कोई नागिन नहीं हो जाता? लगता जाओ भाई जाओ, ट्रोल करो, खुश रहो, तुम्हारा भी रोजी रोजगार चलता रहे। मनोज तिवारी जी की बातचीत हम कर रहे थे। काफ़ी हमलावर आप रही हैं, और चुनाव के जो हमने रिजल्ट देखे उसमें कन्हैया कुमार की हार हुई। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? क्या हुआ, क्या आप सोचती हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है कि मैं अगर मनोज तिवारी जी के खिलाफ मेरा विरोध है या उनके भोजपुरी में गंदे गीतों को लेकर के मैं विरोध कर रही हूँ, तो जो विपक्षी पार्टी है या जो वहाँ से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनका जीतना ही जरूरी है। मैं बार बार कहती हूँ, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट सीट हो, कहीं पर भी जनता ने जो तय किया है वही सर्वोपरि है, आपको मानना ही पड़ेगा। तो जनता सबसे ऊपर है। कन्हैया जी हारे, कन्हैया जी को और मेहनत करना चाहिए। मैं यही कहूँगी, मनोज तिवारी जी जीते हैं तो उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम है, आपको, आपके ऊपर और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आप 3 बार, तीसरी बार जो है वो सांसद जो है चुने गए हैं, तो आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। और कम से कम सोनिया विहार में एक जगह हमारा, जहाँ मैं पहले दिन गई थी, वहाँ के लोगों से बातचीत करने और अपनी बात रखने, जैसे ही मैंने एक बात ऐसे कुछ शुरुआत की, मेरे मुंह में एक मच्छर घुस गया। जैसे अभी इतनी इरिटेशन होती है जैसे आपको अभी खांसी आने लग जाए। आप बैठी हैं, मैं आई हूँ, हम दोनों ने संडे के दिन अपना टाइम निकाल करके कि नहीं भाई हमें कुछ शूट करना है, और आपकी खांसी ही नहीं रुक रही है। आपको कितना अजीब लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, आज के दिन क्या हो गया। तो आप किसी इवेंट में गए हैं, मच्छर घुस गया, अब आप जैसे कुछ बोले, पता है इतने लोग होते हैं ना कि फिर आपको बहुत लगता है कि भाई कौन क्या बोल दे। ये आई थी तो गाना गाने, इसको तो कुछ गाता ही नहीं है, गले में मच्छर घुस गया, जैसे मैं कुछ बोलती मुझे खांसी आ जाए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं लोगों को बताती हूँ
है ना, 1-2 मिनट तो मुझे लगा कि चलो पानी पी के थोड़ा सा इधर उधर करके मैं काम खत्म कर लूंगी, लेकिन मैं जैसे ही कुछ करने की कोशिश करती मुझे और तेज खांसी आने लगती। 1-2 लोग नीचे से हंस रहे, तो मैंने कहा देखो भाई ऐसा है कि इतना गंदा इलाका है, इतना गंदा इलाका सच में, उसके बगल में एकदम कूड़ा कूड़ा ढेर लगा हुआ है, मच्छर माछी बदबू, सोनिया विहार है ना। तो मैंने कहा वहीं से एक मच्छर आकर के मेरे गले में जो है उतर गया है। फिलहाल मैंने इस मच्छर को जो है खांस के बाहर फेंक दिया। आप लोग देखिएगा किस मच्छर को बाहर फेंकना है आपको, तो ये हो जाता है ना। तो है, गंदगी है बड़ा वहां पे। मैं यही मच्छर की जो मैं बात कर रही थी, तो मुझे लगता है कि मनोज तिवारी जी को उस पे काम करने की जरूरत है। और डबल पुस्ता बनाने की बात की थी वहां पे, तो भाई साहब मानसी जी, मैं बिहार से आती हूँ और नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल के लोग बहुत सारे हैं जो भोजपुरी समझते हैं, जो यूपी बिहार से आते हैं। मैंने जो उनकी हालत देखी ना, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये दिल्ली है। आप कभी जाइएगा नॉर्थ ईस्ट, एक लोकसभा है, आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा। एक लुटियन है ना यहाँ पे दिल्ली में, और कभी आप उधर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। बल्कि मुझे लगता है कि बिहार का जो इलाका है उससे भी पिछड़ा इलाका लग रहा था दिल्ली का, जो नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ से मनोज तिवारी जी तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। जाम तो इतना लगता है कि एक दिन तो एक मेरा इवेंट छूट गया, 1 घंटे के अंदर मुझे पहुंचना था और एकदम से 2-2.5 घंटे जाम। गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही है, धूल एकदम से अलग से हो चिल पो। हाँ, आपको बहुत अर्जेंट, मतलब मेडिकल कोई इमरजेंसी हो तो मुझे नहीं लगता कि आप बचने का कुछ गुंजाइश है। मैं वही सोच रही थी जब मैं बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी तो मुझे ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे कहीं जाना है बहुत जरूरी, मतलब हाँ ठीक है इवेंट कैंसिल हो सकता है, इतना भी वो जरूरी नहीं है कि जान पे बनाई है। तो मैंने उनको बोल दिया कि हाँ चलिए ठीक है, जहाँ में फंसे जब आएंगे। वो अलग बात है कि 12 बज गए तो हम फिर गए नहीं, वहाँ की ऑडियंस भी भाग गई थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर किसी को यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी हो, वो क्या करेगा? वो मरेगा सिर्फ, मैं सच बता रही हूँ। 2-2.5 घंटा तो है वहाँ पे, बहुत सारी समस्या। मनोज तिवारी जी को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी चुन लिए गए हैं, तीसरी बार पीएम मोदी बने हैं, और वहीं उनकी तुलना नेहरू जी से हो रही है। कुछ कहना चाहेंगी इस पर? नहीं, मुझे लगता है कि हर कोई अलग होता है। नेहरू जी अलग हैं, मोदी जी अलग हैं, तो तुलना नहीं करना चाहिए मुझे लगता है किसी का किसी से। बाकी ठीक है, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो उनसे क्या कुछ उम्मीद है? मनोज तिवारी जी को क्या करना है ये आपने बताया। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी जी अब क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में पहली बार हैं वो, उनसे आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? तो पहले भी उम्मीदें तो दम तोड़ रही हैं महाराज। उम्मीदों की क्या आप बात कर रही हैं? उम्मीदें थी, उम्मीदें अब दम तोड़ रही हैं या दम तोड़ चुकी हैं, है ना। बहुत सारी उम्मीदें थी। मणिपुर में भी सचिवालय में आग लगा था, आपको पता है? सचिवालय में ही आग लगा था ना, एक बड़ा, वही ना, अभी शायद कोई कल परसों की ये बात है। मणिपुर जल रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। और मणिपुर की बात छोड़िए महाराज, आपको तो मणिपुर वैसे भी कभी नहीं दिखा था। अभी हाल ही की मैं बात बता रही हूँ, नीट परीक्षा में ये जो पेपर लीक वगैरह जैसी चीज़ें हुई हैं, कई बच्चे जो है बड़ा परेशान हो गए हैं, उनके माता पिता परेशान हो जाते हैं। आपको पता है परीक्षाओं का हाल ये होता है कि परीक्षा में एग्ज़ाम सेंटर पे अगर आपको 10 मिनट 20 मिनट पहुंचने में देरी हो जाती है तो आपको अंदर एंट्री नहीं मिलती है कि नहीं भाई हो गया आपका। तो बच्चों की पूरे साल की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। लेकिन सरकारें इतनी लापरवाही से, एक पेपर यहाँ पे अभी ऐसा नहीं हो रहा है जो फाइनली रिजल्ट तक पहुंचा हो कि हाँ ठीक है, साफ सुथरे तरीके से बिना पेपर लीक हुए। बीते महीनों शायद ठंडी वंडी के मौसम में आरओ का पेपर लीक हुआ था, बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे। अभी नीट का पेपर लीक हो, तो भाई कोई एग्जाम तो सही से करवाओ यार। दूसरी चीज, अभी यूपी की खबर आई कि दरोगा जी भी अब संविदा पे दरोगा होंगे 2-4 साल के लिए वाला। तो ये सब चीजों को देख करके लगता है कि भाई आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किसके लिए आपको काम करना है? मजदूरों के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं, बेरोजगारों के लिए आपकी योजनाओं में कुछ है ही नहीं, जो बच्चे जो हैं स्टूडेंट हैं उनके लिए भी पता नहीं आपने आंख ही बंद किया हुआ है। तो उम्मीद जैसी तो मुझे पता नहीं, मैं तो पिछले 4-5 सालों से एक्टिव हूँ और गालियां ही खा रही हूँ इन मुद्दों पर। तो आप क्या उम्मीद की बात करती हैं? मैं तो चाहती हूँ कि महिलाएं बड़ी सुरक्षित हों और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनका नारा है वो सच में कहीं फलीभूत नजर आए। तो एक बेटी, नेहा सिंह राठौर जैसी बेटी, जब कभी कुछ ट्विटर पे अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का
कुछ ऐसे ट्वीट कर देती है तो उसको गंदी से गंदी गालियां, जितनी गंदी गालियां हो सकती हैं उतनी गंदी गालियां सुनाने में कोई कोर कसर ये लोग नहीं छोड़ते हैं। और फिर जब मैं पूछती हूँ इनके मंत्रियों से कि भाई मुझे क्यों ट्रोल किया जाता है, इनफैक्ट महिला आयोग भी तो मेरे ऊपर, मेरे मामले को कोई संज्ञान में नहीं लेता है, तो आप क्या उम्मीद की बात कर रही हैं? मुझे दुख होता है, उम्मीद तो है ही नहीं यार, क्या उम्मीद है? हाँ, मैंने आपने देखा होगा मेरे बारे में एक बार कि मेरा चश्मा जो है एक पॉर्न स्टार है मियाँ खलीफा उसकी तरह मिलता है, और मेरा और उसका लगा दिया है, एक साइड मेरा फोटो एक साइड उसका फोटो लगा दिया है कि ये लड़की वही है। तो अगर आप बेरोजगारी के गीत गाते हैं, महंगाई के गीत गाते हैं, या अपनी बात कहते हैं या अपना विरोध दर्ज कराते हैं, लोकतंत्र में हम आपकी आलोचना कर सकते हैं ना भाई। क्या आप पूरी तरीके से गायब कर देना चाहते हैं हमें? तो फिर तो आप तानाशाह हो जाएंगे ना। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है, और संविधान ने हमें कुछ आज़ादी दे रखी है, आपसे सवाल करने की आज़ादी। क्यों? क्योंकि हमने आपको वोट डाला है, आपको चुना है। ऐसे ही हम किसी से भी नहीं सवाल पूछ सकते ना, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछ सकते हैं कि हमने आपको चुना है कि आप जाइए हमारे कल्याण के लिए कुछ करिएगा। अब हमारा पेपर लीक हो जाएगा तो हम तो कहेंगे ना भैया पेपर तो लीक हो गया, आप क्या करवा रहे हैं? तो यही बात है। उम्मीद, पता नहीं, मुझे दुख होता है। हाँ, सोशल मीडिया पे बहुत मेरे चरित्र को लेकर के चरित्र हनन किया जाना, और तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, और भी बहुत गंदी गंदी चीज़ें जो मैं कैमरे पे सहज नहीं हूँ बोलने में, वैसी ऐसी चीज़ों को मेरे ऊपर आरोप लगाना। तो मुझे लगता है कहाँ ये ऐसे बेटी बचती है, बड़े बहुत बढ़िया तरीके से बेटी बचा रहे हो गुरु। नहीं, ये वाकई काफी दुखद है। अच्छा, इस पर भी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब 75 साल के होने जाने वाले हैं, और क्या आपको लगता है 75 साल के जब वो हो जाएंगे वो तब भी बने रहेंगे, या रूल के मुताबिक उन्हें नीचे आना होगा? मुझे नहीं पता, रूल कहाँ कोई मानता है, संविधान भी कहाँ कोई फॉलो कर रहा है, तो मुझे नहीं पता ये क्या करने वाले हैं। बाकी हाँ, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि 75 साल बड़ी उम्र होती है, फिर आदमी को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। इधर पता चल रहा है कि आर्मी की भर्ती, ये अग्निवीर की मैं बात कर रही हूँ, 4 साल में ही आप बोल रहे हैं कि टाटा बाय बाय, आराम करो, रेस्ट करो। यानी ये आदमी हमारे जो है कंफर्ट का ख्याल रखता है। तो मुझे लगता है कि आप भी 75 साल के अगर हो रहे हैं तो भाई आराम कीजिए, बुढ़ा गए हैं महाराज, अब नए लोगों को मौका दीजिए। तो ये बताइए, नीट पर आपने कुछ लिखा? क्योंकि बहुत सारे नए मुद्दों पर आप बोलती रहती हैं, नीट पर कुछ 2-4 लाइनें अगर आपने लिखी हो नीट के मुद्दे पर। नीट के मुद्दे पे मैंने ढेर सारा पोस्ट लिखा हुआ था ट्विटर पे, यही सारी मेरे भी मन के सवाल हैं, और हमेशा से ये सवाल रहे हैं कि आखिर कब तक जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, या जो बेरोजगार हैं, उन लोगों के साथ ये चीज़ें होती रहेंगी। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, अभी आरओ का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले भी चीज़ें अक्सर ही लीक होती रहती हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं मानसी जी, जो तैयारी करते करते उनकी उम्र 30 से 35 साल हो चुकी है, और घर का इकलौता बच्चा है वो। घर वाले परेशान हैं कि भाई माई बाप बूढ़े हो गए, माई बाप को भी तो आशा रहती है ना कि मेरा बेटा गया है पढ़ने या मेरी बेटी गई है पढ़ने, तो उसका शादी करना है, घर में एक बहू आएगी, अब मुझसे नहीं चला जाता है। मैंने अपने गाँव में खूब देखा है ये। और उसकी शादी करनी, शादी हो ही नहीं रही है, तिलकहरू आ ही नहीं रहा है। अरे आपके मन में भी, मेरे मन में भी इच्छा होती है ना कि किसी लड़के से या किसी लड़की से मेरा शादी होगा, विवाह होगा, या जिनसे हम परिवार एक बढ़ेगा, एक परिवार बढ़ेगा। कई प्रेमिकाएं चली जा रही हैं छोड़ करके, कई प्रेमी भी चले जा रहे हैं छोड़ करके। प्यार नहीं मिल रहा है लोगों को क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है ना। तो ये बड़ी चीजें, मुझे लगता है कि ये बड़ी दुख भरी चीजें हैं, ये नहीं होना चाहिए। सबको उनका प्यार मिलना चाहिए। कोई प्रेमिका सिर्फ इसलिए नहीं चली जानी चाहिए कि उसके प्रेमी के पास रोजगार नहीं है या उसका पेपर जो है वो लीक हो गया था, अदरवाइज इस साल तो वो सिलेक्शन ले ही लेता। अभी फिर उसे 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा, और 2 साल में प्रेमिका के घर वाले नहीं मान रहे हैं उसकी शादी कर। ये बड़ा दुखद है, ये नहीं होना चाहिए। खबरें वैसे आपके बारे में बहुत चल रही थी, आपने तो पिछली बार कहा भी था, आपका रिएक्शन था कि मुझे मजा आ रहा है ये सुनकर कि हाँ मेरे बारे में बातें हो रही हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी। आगे का क्या प्लान है फिर आपका? आगे का प्लान मुझे लगता है मानसी जी, छोड़ देते हैं, भगवान जहाँ लेकर के जाएगा वहीं मैं चली जाऊंगी। बाकी मैं अपना काम करती रही हूँ, करती रहूंगी। गीत लिखना, गीत गाना
तो बाकी कहाँ जाऊंगी मैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। ईश्वर क्या चाहता है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ईश्वर ने मुझे भेजा है कि जाओ और कल्याण करके आओ ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, ये फिजूल की बातें हैं। देखते हैं भगवान क्या चाहता है, वो जो चाहेंगे वही है वही जो राम रचि राखा, तो देखते हैं। और जिस तरह से इलेक्शन के नतीजे सामने आए अमेठी से, इस पर नेहा सिंह राठौर आपका क्या कहना है? मैं तो यही फिर से बोलूंगी, अयोध्या पे भी मैंने वही बोला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पे भी मैंने वही बोला, अमेठी पे भी मैं वही बोलना चाहूंगी कि जनता ने जिसको चुना है वो सर्वोपरि है। स्मृति ईरानी जी को और मेहनत करने की ज़रूरत है, या ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसी क्या कमी रह गई। 2019 में तो बहुत अच्छे मार्जिन से शायद उनकी जीत हुई थी, तो मुझे लगता है उनको देखना चाहिए कि ऐसा क्या है जो मैंने अमेठी की जनता के लिए नहीं किया, या उनके मन में किस बात को लेकर के नाराज़गी आई कि मुझे छोड़ करके किसी और को चुना, क्योंकि सांसद तो वही थी वहाँ से। तो स्मृति ईरानी जी को उस पर काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसी क्या कमी रह गई। दूसरी चीज़, जब मुझे ट्विटर पे बहुत गंदे गंदे और बहुत भद्दे कमेंट्स किए जा रहे थे और एक पॉर्न स्टार से मेरी तुलना की जा रही थी, तब स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, और मैंने उनसे कई बार पूछा। अब डायरेक्ट फ़ोन नंबर तो होता नहीं है ना हमारे पास ट्विटर एक माध्यम है अपनी शिकायत दर्ज करने का और टैग करने का भी। मुझे लगता है 10-15 ट्वीट्स लिखे और मैडम को टैग किया कि मैम हमारी बात सुन लीजिए, कंगना रनौत के मुद्दे पर तो आपने भी बोला, कंगना रनौत को जब इस तरीके से चीज़ें हुई थी, मेरे लिए कब आप लोग बोलेंगे? क्या मैं इस देश की बेटी नहीं हूँ? क्या इस देश की बेटी सिर्फ कंगना है? मेरे चरित्र का हनन किया जा रहा है, मुझे एक पॉर्न स्टार से मेरी तुलना की जा रही है, कुछ तो बोलिए, इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो बड़ा मानसिक उत्पीड़न होता है इस तरीके के कमेंट्स वगैरह पढ़ करके। पर स्मृति ईरानी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कभी कुछ नहीं बोला। एक महिला है इसीलिए उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं ना कि अरे मैडम आप तो समझेंगी ना। होता है ना कि यहाँ पे 4 पुरुष हैं, हो सकता है मेरे मन में ये बात हो कि पता नहीं है नहीं समझेंगी, लेकिन मानसी जी समझेंगी, एक महिला होने के नाते। तो मुझे बड़ा उम्मीद थी कि मैं जब स्मृति ईरानी जी से बोलूँगी, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट लेडी हैं और वो भी बड़ा मजबूती से अपनी बात रखती हैं और मंत्री भी हैं, तो मेरी बात तो सुनेंगी ही, लेकिन नहीं सुना। तब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कोई महिला सशक्तिकरण और ये सब चीज़ें नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो मुझे एक नहीं होता है कि ठीक है आप गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है। हेल्दी पॉलिटिक्स ये है कि आप मेरी बात सुनिए और मेरे खिलाफ जो लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं उनके खिलाफ आप जो है कोई कार्रवाई कीजिए। पर ऐसा नहीं हुआ। तो जैसा कि आपने बोला ना कि उम्मीद नहीं हो फिर बचती है, फिर लगता है नहीं मुझे सामने से दिखा कि मैं कई दिन तक एकदम से मेंटली जो है मैं डिस्टर्ब हूँ कि भाई कैसे हो सकता है। क्योंकि पता है मानसी जी, मैं जहाँ से आती हूँ ना वहाँ पे बहुत हाई फाई टाइप के लोग नहीं है कि अरे इट्स ओके ट्रोल होता रहता है, या हमारे मम्मी पापा भी इतना इन सब चीज़ों को लेकर के नहीं रहते हैं कि हाँ तो होता नहीं, वो भी पढ़ते हैं, उनको भी बुरा लगता है, तो वो भी स्ट्रेस में आते हैं। जिस तरह से आपने कहा आप जिस माहौल से आती हैं और जिस तरह से ट्रोलर्स आप पर हावी रहते हैं, कभी मन में ऐसा लगा कि मैं इस तरह के ट्वीट्स या इस तरह से मुखर होना, इस तरह से लिखना, अपने इन मुद्दों पर लोकगीत बनाना, आप जिस तरह से कहती हैं कि मैं सवाल करती हूँ जो भी सत्ता में है, तो ये सवाल करना कहीं ना कहीं छोड़ दूँ, कभी मन में ऐसा ख्याल आया? मानसी जी, मैंने बताया ना आपको कि एक टाइम के बाद मैंने इन चीज़ों को बहुत चुनौती की तरह लेना शुरू कर दिया कि नहीं हम दब नहीं सकते। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि ये आज़ादी हमें हमारे संविधान ने दी है, आपसे सवाल पूछने का, आपको वोट डालने का, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी का गीत गाना, अगर मैं समाज में भोजपुरी के माध्यम से या बेरोजगारी का गीत गा करके अश्लीलता फैला रही होती तो मैं कहती कि हाँ भाई मुझे चुप हो जाना चाहिए, ये मैं क्या कर रही हूँ। कई बार मैंने आत्ममंथन किया है कि मैं जो कर रही हूँ वो दरअसल कर क्या रही हूँ। तो मुझे हमेशा लगा यार मैं बेरोजगारों की आवाज़ उठा रही हूँ, मैं महंगाई की आवाज़ उठा रही हूँ। मणिपुर में बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, 2 महिलाओं की नंगी परेड निकाली गई, उस पर मैं गीत ही तो गा रही हूँ।
एक लोक गायिका और क्या कर सकती है? वो गीत लिख सकती है, गीत गा सकती है। मैं किसी नंगई पे तो उतारू नहीं हूँ। मैं भोजपुरी में चोली लहंगा तो नहीं कर रही हूँ, या अपने गीत के माध्यम से, जो वर्तमान में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, चोली लहंगा और भी बहुत घटिया घटिया बोल। तो मुझे लगता नहीं, मैं ठीक काम कर रही हूँ और मुझे इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे कभी नहीं लगा, और सच में मैं कोई दारू और भांग के नशे में नहीं गीत लिखती हूँ और गाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या कर दिया। जैसे रवि किशन जी कहते हैं, एक उनका गाना है बड़ा फूहड़, तहर लहंगा उठा दे रिमोट से। तो मैंने उन पे बड़ा उनसे सवाल भी पूछा, तो कहीं पे वो मीडिया में कहीं इंटरव्यू दे रहे थे कि अरे मैं सिंगापुर से आया और मैं ऐसे बस वो डायरेक्टर ने बोला और हमने मेरे साथ ये नहीं है कि डायरेक्टर ने बोला कि कुछ भी कर दो और हम कर रहे हैं। उस चीज़ की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, है ना। 4 पैसा कम नहीं कमाएंगे हम, लेकिन समाज में मेरे गीत के माध्यम से क्या मैसेज जा रहा है, इस चीज़ को हमें तय करना होगा और हमें सोचना होगा। तो मेरे साथ वो दिक्कत नहीं कि कैमरा खुला था, डायरेक्टर साहब ने बोला कि कुछ भी गा दो और हमने गा दिया। कुछ भी, एक बोल भी बोलने से पहले मैं उस पर 10 बार सोचूंगी कि इस बोल का क्या असर होगा, है ना। तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझे यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है। संविधान ने इतनी ताकत दी है कि मैं कॉन्फिडेंटली और गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन जीऊं और अपनी बात कहूं। एग्जैक्टली। अच्छा, आखिर में आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, बिकॉज आपके लोकगीत सुने बगैर मुझे नहीं लगता कि ये बातचीत पूरी हो पाएगी। कोई लोकगीत आपका पसंदीदा, चाहे वो भोजपुरी का हो, चाहे आप किसी मुद्दे पर सुनाना चाहें, ये आपकी पसंद, लेकिन लोकगीत आपसे आज ज़रूर सुनना चाहेंगे। ठीक है। कोरोना के टाइम पे मानसी जी, एक प्रसूता स्त्री ने, एक मजदूर की पत्नी ने बीच सड़क पे एक बच्चे को जन्म दिया था और 165 किलोमीटर ऐसे पैदल वो आई थी। मतलब सोच के भी रूह कांप जाएगा आपका। बहुत होता है। तो मैंने उनके लिए एक सोहर लिखा था, क्योंकि मुझे पता था उनको कोई सोहर नहीं सुनाने वाला है। हमारे यहाँ होता ना छठी, क्या होता है वैसे जो आपने अभी शब्द बोला? सोहर। सोहर। सोहर आप नहीं समझती हैं? नहीं, मैं आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। अरे महाराज, तू दिल तोड़ देलू हमार, तू यूपी से हो तो के सोहर ना बुझाला। सोहर होता है जैसे अभी मेरी जो नहीं बोलूंगी, छोड़ी जाने दीजिए, ये वाली बात नहीं बोलूंगी। आप सोहर सुना दीजिए। ठीक है ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है ना, जब किसी को बच्चा अच्छा होता है, अच्छा मैं कुछ और बोलने वाली थी तो मुझे लगा नहीं, ये मैं बाद में बोलूंगी। तो बच्चा अच्छा होता है ना, तो सौरी होता है, छठी होता है, बरही होता है। आप इस चीज को समझ रही हैं? अच्छा, मैं समझ गई कि ये कुछ गाने के प्रकार हैं शायद, नहीं, या सेलिब्रेशन के टाइम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप सही समझ रही हैं। तो सौरी का अलग गीत होता है, छठी का अलग गीत होता है, बरही का अलग गीत होता है। तो उसमें सोहर होता है, खिलौना होता है, तो सोहर गाया जाता है। तो आज हमें सोहर, हाँ मैं वो सोहर सुना रही हूँ आपको। मुझे बड़ा मैं कंफ्यूज हो गई। बताओ तू यार, यूपी का तो तू जान ला कि सोहर का होला। बिल्कुल। तो मैंने उनके लिए गीत लिखा था, मैं वो सुनाती हूँ। अरे उठेला दरदिया कमरिया में, बीचेरे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। अरे अटकल परान अध जल में, सभवा सकल में न हो, ललना गाढ़े विपतिया के पाल में, होरी लाजना माल हो। राजा जी लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो। अरे अइला हो बबुआ भुखाइल, बड़ी रेखा खुआइल न हो, ललना पाप लागी माई, कहाइल मूर्छतियो सुखाइल हो। राजा जी लाज लागे हमारी नजरिया में, देखें लोग बजरिया में हो।
वाओ, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत आपने गाया है इसे। नेहा सिंह राठौर, थैंक यू सो मच एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ जुड़ने के लिए। इलेक्शन से पहले बातचीत हुई, इलेक्शन के बाद बातचीत हुई और जल्द आपसे फिर से हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मानसी जी, थैंक यू।